जय हिंद। आपका फिर से अपने YouTube चैनल लक्ष्य साथी पर स्वागत है। इसके अंदर हम देखेंगे कि जो हमारा चालुक्य वंश था, चालुक्य वंश के अंदर जो कि विक्रमादित्य, द्वितीय और जो कीर्तिवर्मन है, इनके बारे में यहाँ पर देखने का हम विस्तार रूप से यहाँ पर प्रयास करेंगे। इसी के साथ देखें कि ये हमारी प्राचीन भारतीय इतिहास की सीरीज नंबर जो कि 94 है। इसी के साथ गुप्तोत्तर काल यानी गुप्तों के बाद का जो टाइम पीरियड है उस पर ये पार्ट नंबर हमारा 4 है। इससे पहले हमने जो कि अन्य वंशों के बारे में या कहेंगे अन्य राजवंशों के बारे में देखा था। जो हमारी सीरीज नंबर 3 थी, इसके अंदर हमने चालुक्य वंश के कुछ राजाओं के बारे में देखा था। अब इसके अंदर चालुक्य वंश के जो राजा नंबर जो कि कहें कि जो थे प्रमुख राजा, जैसे कि कहें कि जो विक्रमादित्य, द्वितीय और जो कीर्तिवर्मा, इनके बारे में यहाँ पर देखने का हम प्रयास करेंगे। तो देखिए विक्रमादित्य द्वितीय। तो आपको विक्रमादित्य के नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि जो विक्रमादित्य हैं वे विक्रमादित्य हमको 3-4 शासक देखने को मिलते हैं। जैसे कि हम बात करें कि जो मौर्य साम्राज्य है, जो मौर्य साम्राज्य है, उस मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य होता है। चंद्रगुप्त मौर्य होता है। फिर उसके बाद में टाइम जैसे ही गुजरता है, फिर कुछ कहें कि लगभग दूसरी जो वो होती है ईस्वी, इसके आसपास जो कि गुप्त वंश आता है। गुप्त वंश के अंदर एक शासक होता है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम होता है। फिर चंद्रगुप्त प्रथम के बाद में समुद्रगुप्त शासक बनता है। फिर समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बनता है। जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये चंद्रगुप्त द्वितीय जो कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता है, इसलिए जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, गुप्त वंश का जो शासक है चंद्रगुप्त द्वितीय है, इसको विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे टाइम गुजरता है और लगभग कहें कि 400-500 ईस्वी का समय आता है, तो इस समय दक्षिण भारत के अंदर जो कि एक चालुक्य राजवंश का उत्थान होता है ना, चालुक्य राजवंश का उत्थान होता है। अब जो चालुक्य राजवंश है, चालुक्य राजवंश के अंदर जो कि एक शासक होता है विक्रमादित्य प्रथम। विक्रमादित्य प्रथम और विक्रमादित्य के प्रथम के बीच में कुछ राजा और आते हैं। फिर आता है विक्रमादित्य द्वितीय। तो हम बात कर रहे हैं जो चालुक्य वंश के शासक विक्रमादित्य द्वितीय या कहेंगे विक्रमादित्य सेकंड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो विक्रमादित्य सेकंड है, जो विक्रमादित्य सेकंड है, ये विक्रमादित्य सेकंड जो कि लगभग हमारा 733 ईस्वी से लेकर कहीं कहीं हमको देखने को मिलता है 734। तो 733 भी सही है, 734 भी सही है, क्योंकि कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका शासनकाल आरंभ मानते हैं 733 में, कुछ इतिहासकार इसका शासनकाल आरंभ मानते हैं 734 में। तो ये 733-34 से लेकर 746, कुछ इतिहासकार 46 मानते हैं, कुछ इतिहासकार 47 मानते हैं। तो कहने का मतलब है जो विक्रमादित्य सेकंड है, इसका शासनकाल रहा 733 से लेकर 746 तक, या कहें कि 734 से लेकर 747 तक। अब जो ये विक्रमादित्य द्वितीय है या कहीं विक्रमादित्य जो सेकंड है, ये विक्रमादित्य सेकंड है जो आज का कहें कि जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत का जो पूर्वी भाग छोड़कर, पूरी तट को छोड़कर ये भाग था, यहाँ पर हुआ करता था एक राजवंश जिसका नाम हमने कहा चालुक्य राजवंश। चालुक्य राजवंश हुआ। चालुक्य राजवंश की जो राजधानी थी, उस राजधानी का नाम था बदामी। बदामी राजधानी थी। अभी जो बदामी जो वर्तमान जो भारत का एक राज्य है कर्नाटक, इस कर्नाटक के अंतर्गत ये बदामी राजधानी थी। हाँ, लेकिन अलग अलग राजा इस वंश के अंदर हुए, चालुक्य वंश के अंदर अलग अलग राजा हुए। तो क्या हुआ कि इस चालुक्य वंश का विस्तार, कभी जो शक्तिशाली राजा होता था इसका विस्तार हो जाता था, जो कमजोर शासक होता था ये कहीं जो कि सिकुड़ जाता था या कहीं साम्राज्य क्षेत्र, तो अलग अलग समय में इसका विस्तार संकुचन होता रहा। इसके बाद हम देखें कि चालुक्य वंश, अब जो ये आना जो विक्रमादित्य सेकंड है, विक्रमादित्य सेकंड के पहले एक राजा हुआ था जिसका नाम था विजयादित्य। विक्रमादित्य सेकंड से पहले एक राजा हुआ था इस चालुक्य राजवंश का जिसका नाम था विजयादित्य। तो ये विक्रमादित्य इस विजयादित्य का पुत्र था, यानी कि इसके पिताजी एक राजा थे। तो जो विक्रमादित्य सेकंड है, ये विजयादित्य का पुत्र था। इसी के साथ इसकी राजधानी बदामी थी। बदामी हमने बताया कर्नाटक में है, जो कर्नाटक भारत का एक राज्य है। इसी के साथ जो अब इसने क्या किया कि
अब इसने क्या किया कि बदामी कर्नाटक में अब जो ये शासक था विक्रमादित्य सेकंड, ये विक्रमादित्य सेकंड है जो कि पल्लवों पर आक्रमण किया। अब जो पल्लव थे ना, पल्लव जो कि इसके जो कि दक्षिण भारत में यहाँ पर जो कि एक राजवंश हुआ करता था जिसको हमने कहा पल्लव राजवंश, एक राजवंश हुआ करता था पल्लव राजवंश हमारे दक्षिण भारत में। अब जो ये विक्रमादित्य सेकंड है, इस विक्रमादित्य सेकंड ने इस पल्लव राजवंश पर आक्रमण किया। तो इस समय पल्लव राजवंश पर जो कि शासन कर रहा था जिसका नाम था, है ना, जिसका नाम था पल्लव शासक परमेश्वर वर्मा, कि इसे विक्रमादित्य सेकंड ने इस पल्लव राजवंश पर आक्रमण किया। जिसे जब इस पल्लव राजवंश में आक्रमण किया तो इस समय जो शासन कर रहा था उसका नाम था परवरसेन वर्मा, परमेश्वर वर्मा। क्या नाम था? परमेश्वर वर्मा द्वितीय, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर एक पहले भी हुआ है, लेकिन अब जो इस समय जो शासन कर रहा है वह है परमेश्वर वर्मा द्वितीय। परमेश्वर वर्मा द्वितीय यहाँ पर शासन कर रहा था। ये विक्रमादित्य सेकंड इस पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में इसकी विजय होती है विक्रमादित्य सेकंड की। विजय होने के बाद में ये इस पल्लव शासक से बहुत सारा धन लेता है और बहुत सारा धन लेकर इसको छोड़कर चला जाता है। यानी कि जो पहली बार इसने आक्रमण किया इसका उद्देश्य केवल इस पल्लव शासक से धन लेना था। ये यहाँ पर धन लेता है, धन लेकर फिर से चला जाता है। यानी कि जो भूभाग है भूभाग को छोड़कर चला जाता है इसके पास, लेकिन इसके पास ये धन लेकर चला जाता है। फिर क्या होता है कि ये अब एक बार तो आक्रमण कर दिया, लेकिन अब ये फिर से एक बार ओजी आक्रमण करता है। जो ये विक्रमादित्य सेकंड है, ये विक्रमादित्य सेकंड फिर से एक बार तो लूट कर चला गया, धन लेकर चला गया। अब ये फिर से इस पल्लव जो राजवंश है, इस पल्लव राजवंश पर जो कि आक्रमण करता है, फिर से पल्लव राजवंश पर आक्रमण करता है ना। अब जब ये दूसरी बार अटैक करता है पल्लव राजवंश पर, इस समय जो कि नया शासक आ जाता है, उस नए शासक का नाम है नंदी वर्मा। नया शासक आ जाता है नंदी वर्मा को नंदी वर्मन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो वर्मा है इस वर्मा को यहाँ वर्मन कहते हैं, क्योंकि जो उस समय के राजा थे वो वर्मा की जगह वर्मन कहें कि वर्मा और वर्मन, यानी कि वर्मन है जो कि संस्कृत शब्द है, इसका हिंदी अर्थ जो कि वर्मा है। अब इस पर जो कि आक्रमण करता है विक्रमादित्य सेकंड, तो इसके ऊपर पल्लव शासक पर इस समय जो कि शासन कर रहा था नंदी वर्मा। अब ये नंदी वर्मा को हरा देता है। हराने के बाद में क्या करता है कि ये राज्य जो कि हार गया, ये तो पल्लव राजा तो हार गया, लेकिन अब ये फिर से महानता दिखाता है ये विक्रमादित्य सेकंड। और जो ये हारा हुआ क्षेत्र यहाँ के जो मौजूद राजा था जिसका नाम नंदी वर्मा था, इसको सौंप कर फिर से चला जाता है। यानी कि कुछ धन लिया फिर वापस लौटाकर ये चला गया। यानी कि दूसरी बार जब आक्रमण किया, आक्रमण करने के बाद भी जीत गया, लेकिन फिर से इसको छोड़कर ये चला जाता है, विक्रमादित्य सेकंड चला जाता है। अब जो चला जाता है तो चला जाने के बाद में इन्होंने यहाँ पर एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है कैलाशनाथ मंदिर। यहाँ पर एक मंदिर है जिसका नाम है कैलाशनाथ मंदिर। ये कैलाशनाथ मंदिर जो कि शिव मंदिर है। अब इस कैलाशनाथ मंदिर के अंदर स्तंभ है, अनेक स्तंभ है। अब इन अनेक स्तंभों में से एक स्तंभ पर जो ये विक्रमादित्य सेकंड है अपनी जो इस विजय का वर्णन करता है, या कहीं कि अपने विजय के बारे में लिखाता है। तो ये महत्वपूर्ण है कि कैलाशनाथ मंदिर पर जो कि ये विक्रमादित्य सेकंड है उसने पल्लव पर आक्रमण किया, उसके बारे में लिखवाता है। इसी के साथ देखें कि जो ये विक्रमादित्य सेकंड है, इस विक्रमादित्य सेकंड ने इन पल्लवों पर 3 बार आक्रमण किया। 3 बार इसने आक्रमण किया, तीनों बार ये विक्रमादित्य सेकंड जीता, तीनों बार ये पल्लव राजा हार गए, है ना। इसी के साथ हम देखें कि इस समय यहाँ पर जो कि शासन कर रहा था ये विक्रमादित्य सेकंड शासन कर रहा था। इसी समय जो उत्तर भारत है यहीं से, तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो दक्कन है यहाँ पर, अब देखो इस समय क्या होता है कि जो इधर जो या कहें कि मध्य एशिया है, या कहें कि ये अरब वाला क्षेत्र है, यहाँ से जो कि क्या कहें कि ये अरब आने लग जाते हैं, या कहें कि हम जो अरबी आने लग जाते हैं, अरबियों का आक्रमण होने लग जाता है। तो इस समय इस जो दक्कन का पठार है, इस समय जो दक्कन के पठार के अंदर अरबों से आने जो कि यहाँ पर आने लगे थे अरब, लेकिन यहाँ पर एक शासक होता है, इस शासक का नाम होता है पुलकेशन। उस शासक का नाम होता है पुलकेशी। यहाँ पर एक शासक होता है जिसका नाम पुलकेशी होता है। पुलकेशी इन अरबों के आक्रमण को यहाँ पर रोक लेता है।
यानी कि दक्षिण की ओर बढ़ने नहीं देता है। यहाँ पर इसको रोक लेता है, दक्षिण की ओर बढ़ने नहीं देता है। इससे जो यहाँ पर जो विक्रमादित्य सेकंड है ये रहता है, ये अत्यंत खुश होता है कि ये इसको यहाँ पर रोक रखा है। तो ये खुश होकर, अत्यंत खुश होकर जो ये परवर जो ये है, क्या नाम है इसका नाम, ये नाम पुलकेशी है, इस पुलकेशी को ये विक्रमादित्य सेकंड एक उपाधि देता है। उस उपाधि का नाम था अवनी जनाश्रय। अवनी जनाश्रय की उपाधि विक्रमादित्य सेकंड इस पुलकेशी को देता है। इस अवनी जनाश्रय का मतलब होता है पृथ्वी के लोगों का शरणदाता। तो ये पृथ्वी के लोगों के शरणदाता की उपाधि इस पुलकेशी को, जो यहाँ का जो शासक था विक्रमादित्य सेकंड, ये इसको उपाधि देता है। तो ये अनेक बार पूछा गया है कि इस पुलकेशी को, जो कि पृथ्वी के लोगों का शरणदाता, या कहें कि अवनीनाजश्रे, पृथ्वी के लोगों शरणदाता की उपाधि कौन देता है, तो आंसर हमारा ये होगा कि ये विक्रमादित्य सेकंड, है ना। इसी के साथ देखें कि जो ये विक्रमादित्य हैं, इस विक्रमादित्य सेकंड ने, जो यहाँ पर हमारा जो कि शासक है, क्या नाम है, यहाँ पर जो शासक है विक्रमादित्य सेकंड है। अब इस विक्रमादित्य सेकंड के समय यहाँ पर जो कि कहें कि इस इलाके में जो कि चोल राजा रहते थे, इन इलाकों में चोल राजा शासन कर रहे थे। इस केरल के अंदर जो कि चेर राजा शासन करते थे। इसी के साथ जो कि यहाँ पर एक कलभरव भी शासन करते थे। इसी के साथ जो सबसे आज जो तमिलनाडु है, यहाँ पर पांडे राजा शासन करते थे। यानी कि यहाँ पर जो कि चोल राजा शासन कर रहे थे, यहाँ पर चेर यानी केरल के राजा शासन कर रहे थे, और यहाँ पर जो पांडे राजा शासन कर रहे थे, और यहाँ पर कलभर राजा शासन कर रहे थे, है ना। इन चारों पर ये जो विक्रमादित्य सेकंड है, इन चारों पर ये विक्रमादित्य सेकंड जो कि आक्रमण करता है, आक्रमण कर इन चारों को ये हरा देता है। यानी कि इन्होंने, जो विक्रमादित्य सेकंड है, इसने यहाँ पर जो पल्लव है इनको भी हराया, और जो ये पांडे राज्य है इनको भी हराया, जो यहाँ पर कलभर है इनको भी हराया, इसके साथ जो केरल है, इन केरल के राजाओं को भी हराया। तो इसकी हमको जानकारी मिलती है। इसी के साथ जो कि विक्रमादित्य सेकंड है, इस विक्रमादित्य सेकंड का एक अभिलेख है जिसका नाम था पट्टदकल। एक अभिलेख है, एक अभिलेख है, इसका नाम है पट्टदकल अभिलेख। पट्टदकल अभिलेख के अनुसार इस जो विक्रमादित्य हैं, इस विक्रमादित्य को युधिष्ठिर के समान बताया गया है। कि एक अभिलेख है जिसका नाम है पट्टदकल अभिलेख। इस अभिलेख के अनुसार इस विक्रमादित्य सेकंड को युधिष्ठिर के अनुसार जैसा बताया गया है। यानी युधिष्ठिर जो कि महाभारत के अंदर एक सत्यवादी था, सत्य बोलता था, तो कहीं ना कहीं ये भी एक सत्यवादी की पहचान, क्योंकि इसके समान बताया गया है। इसी के साथ जो वासुदेव है, इस विक्रमादित्य सेकंड को इस अभिलेख में वासुदेव यानी जो भगवान के समान बताया गया है, यानी कि ये योद्धा के टाइप में। इसी के साथ जो परशुराम एक कहे कि जो ब्राह्मण था, जो कि एक बड़ा योद्धा था, ये परशुराम के समान भी इस विक्रमादित्य सेकंड को बताया गया। कहने का मतलब है पद्मकला एक अभिलेख है, इसके अनुसार विक्रमादित्य युधिष्ठिर के समान है, वासुदेव के समान है, परशुराम के समान इसको बताया गया है। तो ये पूछा गया है कि विक्रमादित्य सेकंड को किस अभिलेख में युधिष्ठिर के समान बताया गया है, किस अभिलेख में वासुदेव या कहेंगे परशुराम के समान बताया गया है। इसी के साथ देखें कि जो ये विक्रमादित्य सेकंड है, ये विक्रमादित्य यहाँ पर जो सेकंड है, ये विक्रमादित्य सेकंड ने हेय वंश की, यानी कि हेय वंश जो आज का जो गुजरात है, मध्य प्रदेश है, यहाँ पर हेय वंश हुआ करता था। अब जो ये विक्रमादित्य है, इस विक्रमादित्य सेकंड ने इस हेय वंश की, यानी कि इस वंश की 2 कन्याएं थी, 2 कन्याएं थी, 2 राजकुमारियां थी, है ना। 2 राजकुमारियों के साथ इस अकेले ने विवाह कर लिया। यानी कि राजा था एक विक्रमादित्य सेकंड, इस एक राजा ने यहाँ की 2 लड़कियों से, 2 राजकुमारियों से, है ना, जो कि विवाह कर लिया। यानी कि हेय वंश की 2 बहनों से विवाह किया। अभी जो हेय वंश जो कि गुजरात मध्य प्रदेश के इलाके में था। अब जो बड़ी 2 बहनें थी, इन 2 बहनों में एक बड़ी बहन थी, एक छोटी बहन थी। जो बड़ी बहन थी उसका नाम था लोक महादेवी था, और जो छोटी बहन था उसका नाम था त्रिलोक महादेवी था। यानी कि 2 बहनें थी, बड़ी बहन का नाम लोक महादेवी था, छोटी बहन का नाम त्रिलोक महादेवी था। इन दोनों से जो कि ये विक्रमादित्य सेकंड विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है, ब्याह कर लेता है। ब्याह करने के बाद में क्या होता है कि ये जो ब्याह करने के बाद में जो ये है ना विक्रमादित्य सेकंड जो एक कांची है, इसके साथ पल्लव है, इन पर आक्रमण करता है। आक्रमण करने के बाद में ये इन पर जीत प्राप्त करके चला जाता है। यानी कि जो पल्लव पर आक्रमण करता है, या कहेंगे कांची पर ये आक्रमण करता है। कांची पर आक्रमण करने के बाद में जो जीत होती है, कांची जो वर्तमान तमिलनाडु में है, इस पर ये जीत जाता है विक्रमादित्य सेकंड। अब ये जीता तो विक्रमादित्य सेकंड, अब ये पत्नियां है ना जो लोक महादेवी
महादेवी है। ये लोकमान्य अत्यंत प्रसन्न होती है कि मेरा पति जीत गया है, ये युद्ध में मरा नहीं, जीवता आ गया है। तो क्या हुआ कि इस लोक महादेवी ने ना खुश होकर एक मंदिर का निर्माण किया है। उस मंदिर का नाम था लोकेश्वर नाथ मंदिर। तो लोकेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना के करने वाला, जो कि प्रसिद्ध है कि विश्व धरोहर है, लोकेश्वर नाथ मंदिर विश्व धरोहर के अंदर के शामिल है। तो ये लोकेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना करने वाली जो इस हे वंश की जो कन्या थी, या कहें कि जो विक्रमादित्य सेकंड की पत्नी लोक महादेवी थी, इस लोक महादेवी ने लोकेश्वर नाथ मंदिर के निर्माण कराया। लोकेश्वर नाथ जो कि शिव मंदिर है। इसी के साथ इसकी छोटी बहन थी। छोटी बहन भी बड़ी खुश हुई कि मेरी यदि, जो कि इन लड़कियों में होता ही है कि एक दूसरे के देख के ये काम करती रहती है, तो इसने सोचा कि मेरी बड़ी बहन जो कि ये ऐसा मंदिर बनाती है और पति का प्रेम जो कि कहेंगे ना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये जो ये त्रिलोक महादेवी है, छोटी बहन थी त्रिलोक महादेवी, इस त्रिलोक महादेवी ने भी अपनी बड़ी बहन के देखे देखे एक मंदिर का निर्माण किया। अभी इस त्रिलोकी महादेवी ने मंदिर का निर्माण किया, उसका नाम था त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर। तो त्रिलोकेश्वर नाथ भी बड़ा फेमस है, त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर भी बड़ा फेमस है। तो त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर बनाने वाली इसे विक्रमादित्य सेकंड की छोटी पत्नी, या कि हे वंश की छोटी कन्या, जो कि त्रिलोक के महादेवी थी। तो ये क्वेश्चन जो कि बार बार पूछा गया है कि लोकेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना किसने की, तो लोक महादेवी ने, त्रिलोकेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना की त्रिलोक महादेवी ने। ये दोनों पत्नियां किसकी थी? ये दोनों पत्नियां जो कि विक्रमादित्य सेकंड की थी। किस वंश की थी? हे वंश की थी। हे वंश कहाँ था? इसी के साथ देखें कि जो त्रिलोक के महादेवी है, तो ये बड़ी जो महारानी थी, इसका पुत्र शासक नहीं बनता है। इस विक्रमादित्य सेकंड के बाद में जो छोटी बहन थी, यानी छोटी बहन बड़ी चतुर थी, चालाक थी, कहे कुछ भी कह सकते हैं। तो जो त्रिलोक महादेवी थी, इस त्रिलोक महादेवी का पुत्र था जिसका नाम है कीर्ति वर्मा, या कहेंगे कीर्तिवर्मन। तो त्रिलोक महादेवी यानी छोटी बहन और विक्रमादित्य सेकंड का पुत्र था जिसका नाम था कीर्तिवर्मा, या कहेंगे कीर्तिवर्मन जो कि दो हुए हैं। तो ये कीर्तिवर्मा द्वितीय था इस चालुक्य वंश के, जो कि ये वंश था, इसके अंदर कीर्तिवर्मा द्वितीय था। अब एक कीर्तिवर्मा द्वितीय जो कि इसके बाद में, यानी विक्रमादित्य के बाद में जो कि शासक शासक बन जाता है। तो हम बात करेंगे कीर्तिवर्मा द्वितीय के बारे में। अब जो कीर्तिवर्मा है ना, जो कि शासन करता है, कुछ इतिहासकारों के अनुसार इसका जो कि शासन आरंभ होता है 746, क्योंकि भाई ये यहाँ पर जो कि मरा था 746 में, तो इसका आरंभ हो जाता है 746 से। अब ये 746 से कुछ इतिहासकारों के अनुसार 746 में इसका शासन आरंभ होता है, और ये 757 तक शासन करता है, यानी कि एक लंबा टाइम पीरियड तक ये शासन करता है ना, जो 757 ईस्वी तक। अब क्या होता है कि एक धारवाड़ा जिला है। धारवाड़ा जिला कहाँ पर है? धारवाड़ा जिला देखो, यह हमारा कर्नाटक है। कर्नाटक के अंदर एक जिला है जिसका नाम है धारवाड़ा जिला हमारे कर्नाटक के अंदर धारवाड़ा जिला है। अब इस धारवाड़ा जिला के अंदर एक अभिलेख हमको मिला है इस कीर्तिवर्मा का, या कहीं कीर्तिवर्मन का एक अभिलेख मिला है। इस अभिलेख के अनुसार जो कहा गया है, इस अभिलेख के अंदर कहा गया है कि जो ये कीर्तिवर्मा था, कीर्तिवर्मा के अंदर अनेक सद्गुण थे, यानी कि अच्छा था, इसका व्यवहार अच्छा था, योद्धा था, यानी कि कीर्तिवर्मा के अच्छे गुणों के कारण, या कहेंगे कीर्तिवर्मा के सद्गुणों के कारण, इसका जो पिता था कीर्तिवर्मा का, जिसका नाम हमने बताया विक्रमादित्य सेकंड, इस विक्रमादित्य सेकंड ने इस कीर्तिवर्मा के सद्गुणों के कारण इसको युवराज घोषित किया। इससे बड़े भी बेटे थे इसके, कीर्तिवर्मा द्वितीय के, लेकिन भाई ये गुणवान था, इस ये योद्धा टाइप का था, यानी कि बड़ा अच्छा व्यक्ति था, इसलिए इसके पिता ने इस कीर्तिवर्मा को युवराज, यानी कि मेरे मरने के बाद में ये मेरा जो कि बेटा है ये शासक बनेगा, राजा बनेगा। ऐसा इस धारवाड़ा जिले या कहीं कर्नाटक में मिले अभिलेख के अनुसार हमको जानकारी मिलती है। तो इसी के साथ देखें कि जो ये कीर्तिवर्मा था, कीर्तिवर्मा बड़ा योद्धा टाइप का व्यक्ति था जब ये पिता का शासन था, यानी कि कीर्तिवर्मा इसके पिता का शासन, विक्रमादित्य जो सेकंड है ये शासन कर रहा था। इसी समय यानी कि पिता के शासनकाल के समय जो ये कीर्तिवर्मा था, कीर्तिवर्मा ने इन पल्लवों पर आक्रमण किया। करने के बाद जो ये पल्लवों की जो शक्ति थी, यानी कि जो इनकी शक्ति थी, इनको कहीं ना कहीं इसने बहुत हानि पहुंचाई, यानी कि शक्ति समाप्त कर दी, इनको पल्लवों को हरा दिया। तो पिता के समय ही जो कीर्तिवर्मा ने इन पल्लवों को हरा दिया। इसी के साथ देखें कि जो एक कीर्तिवर्मा ने अनेक उपाधियां धारण कर रखी थी, जैसे कि कीर्तिवर्मा की उपाधि एक तो सार्वभौम की उपाधि थी, कीर्तिवर्मा ने लक्ष्मी की उपाधि धारण कर रखी थी, कीर्तिवर्मा ने पृथ्वी का प्रिय, कि भाई ये पृथ्वी का प्रिय है, इसकी उपाधि धारण कर रखी थी। इस कीर्तिवर्मा ने राजाओं का राजा
कि राजाओं का भी राजा की उपाधि धारण कर रखी थी। इसी के साथ इस कीर्तिवर्मा ने महाराजा की उपाधि भी धारण कर रखी थी। तो इसे कहीं ना कहीं प्रमाणित होता है कि कीर्तिवर्मा में जो कि एक शक्तिशाली शासक था, है ना। लेकिन क्या हुआ कि ये कीर्तिवर्मा है ना, कीर्तिवर्मा जो कि कर्नाटक के, जो ये कर्नाटक है, इसका जो बदामी जिसकी हम बात कर रहे हैं, इसे वंश का, चालुक्य वंश का अंतिम शासक था। अंतिम शासक कैसे था कि इस जो कीर्तिवर्मा है ना, जो यहाँ पर कीर्तिवर्मा है, इस कीर्तिवर्मा ने श्रीदेश यानी कि इस इलाके में श्रीदेश के चोड्डो जो कि एक शासक हुआ करते थे, चोड्डो, इसी के साथ जो पल्लवों यानी कि जो यहाँ पर पल्लव थे, इनको पराजित करने के बाद में, यानी कि जो एक कीर्तिवर्मा इन पर आक्रमण करता है, चड्डो और पल्लवों पर आक्रमण करता है। पल्लवों पर आक्रमण करने के बाद में कीर्तिवर्मा है ना, इनको हरा देता है, चड्डो को हरा देता है और पल्लवों को हरा देता है। ये हार जाते हैं। हारने के बाद इन दोनों ने सोचा कि भाई बदला लिया जाए, अपनी बेइज्जती हो गई, ये अपन को हरा दिया। हराने के बाद में ये पल्लव और चड्डो मिलकर इस पर आक्रमण करते हैं। किस पर? इस पर कीर्तिवर्मा पर आक्रमण करते हैं। कीर्तिवर्मा पर दोनों ने मिलकर जो कि आक्रमण किया, आक्रमण करके इस कीर्तिवर्मा को ये हरा देते हैं। अब जैसे ये हारता है तो चालुक्य वंश की जो मुख्य शाखा थी, जिसको हमने कहा कि बदामी, कर्नाटक के बदामी जो राजधानी थी, इस चालुक्य वंश की जो मुख्य शाखा थी वो उसका समाप्त हो जाता है। अब ये मुख्य शाखा क्या है कि भाई जो ये मतलब कि चालुक्य वंश जो कि समाप्त हो जाता है, लेकिन फिर भी कुछ इलाकों में, जैसे कि छोटे मोटे इलाकों में जो चालुक्य वंश जो कि शाखाएं में ये बटा होता है, तो छोटी छोटी शाखाएं इस वंश के समाप्ति होने के बाद भी छोटी छोटी शाखाओं में विद्यमान रहता है। तो यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया जो चालुक्य वंश है इसके बारे में। इसी के साथ ये सभी नोट्स के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक पर ये मिल जाएंगे। तो आप इसको यहाँ तक देख रहे हैं तो ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना, क्योंकि इससे हमको फायदा ये होता है कि यूट्यूब हमारे वीडियो को अन्य लोगों के पास सजेस्ट करता है। इसी के साथ जो हमारी सीरीज नंबर जो 95 होगी, 95 के अंदर हमने देखेंगे जो गुप्तोत्तर काल के जो अन्य राजवंश थे, जैसे कि हम कहें कि पल्लव राजवंश है ना, इनके बारे में देखने का यहाँ पर प्रयास करेंगे। फिर मिलते हैं। जय हिंद।